विकास। चित्र सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड से सभागर है। इस अध्याय में हम विकास के सामान्य समझ से चर्चा शुरू करेंगे और देखेंगे कि विकास की इस समझ ने क्या समस्याएं पेश की हैं। बाद वाले खंडों में हम उन तरीकों को खोजेंगे जिनसे इन समस्याओं को हल किया जा सकता है। हम विकास के बारे में सोचने के कुछ वैकल्पिक तरीकों पर भी चर्चा करेंगे। इस अध्याय से गुजरने के बाद आप विकास पद के अर्थ की व्याख्या, विकास के प्रचलित मॉडलों की उपलब्धियों और समस्याओं पर चर्चा, विकास के जो वैकल्पिक मॉडल पेश किए गए हैं उनमें से कुछ क पर चर्चा कर सकेंगे। भूमिका। मान लें कि एक विद्यालय में प्रत्येक कक्षा की ओर से पाठ्यक्रम में इतर गतिविधि के तौर पर वार्षिक पत्रिका निकलती है। एक कक्षा में शिक्षक पिछले साल की पत्रिका को आदर्श मानता है और उसके अनुसार इस साल की पत्रिका की योजना बनाता है कि इसमें कौन से विषय, आलेख, कविता आदि होने चाहिए। इसके बाद वह विषयों का विभाजन कर विभिन्न छात्रों में लिखने के लिए विषय और जिम्मेवारी में बांटवारा करता है। ऐसे में यह भी संभव है कि क्रिकेट में रुचि रखने वाला छात्र को कोई अन्य विषय मिल जाए और जिसे क्रिकेट का जिम्मा दिया जाए वह वास्तव में नाटक लिखने में को उत्सुक हो। यह भी संभव है कि इस योजना के तहत 3 छात्र मिलकर कार्टूनों की एक श्रृंखला तैयार करना चाहते हैं हो, मगर पाएं कि उन्हें अलग अलग समूह में रखा दिया गया है। हालांकि एक अन्य कक्षा में छात्रों के बीच पत्रिका की विषय वस्तु को लेकर बहस होती है, वहां अनेक असहमतियां होती हैं, लेकिन आखिरी में सारे वाद विवाद के बाद एक कार्यक्रम उभरता है जिस पर हर कोई सहमत है। आपकी राय में कौन सी कक्षा ऐसी पत्रिका निकाल पाएगी जिसमें छात्रों की अपनी विशिष्ट रुचि सर्वोत्तम संभव तरीके से साकार होगी? पहली कक्षा शायद अच्छे दिखने वाली पत्रिका तैयार करे, पर क्या उसकी विषय वस्तु रोचक होगी? क्या जो व्यक्ति क्रिकेट पर लिखना चाहता था उतने ही उत्साह के साथ दिए गए विषय पर लिख पाएगा? कौन सी पत्रिका अनूठी मानी जाएगी और कौन सी आदर्श? कौन सी कक्षा महसूस करेगी कि पत्रिका पर काम करना रोचक था और कौन इसे महज रोजमर्रे के काम की तरह करेगी? किसी समाज के लिए विकास से जुड़ी बातें तय करना वैसे ही है जैसा छात्रों के लिए यह तय करना कि वे किस तरह की पत्रिका चाहते हैं और उन्हें पत्रिका पर कैसे काम करना चाहिए। हम या तो किसी दूसरे विदेश में इस्तेमाल किए गए मॉडल का यांत्रिक रूप में अनुकरण कर सकते हैं या पूरे समाज की भलाई और विकास परियोजनाओं से परे प्रभावित लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए योजना बना सकते हैं। नेतागण लोगों के विरोध की परवाह न करते हुए विकास परियोजनाओं को पूरा करने का निर्णय कर सकते हैं, या वे लोगों के साथ लेते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। विकास शब्द अपने व्यापकतम अर्थ से उन्नति, प्रगति, कल्याण और बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों का वाहक है। कोई समाज विकास के बारे में अपनी समझ के द्वारा यह स्पष्ट करता है कि समाज के लिए समग्र रूप से उसकी दृष्टि क्या है और उसे प्राप्त करने का बेहतर तरीका क्या है। हालांकि विकास शब्द का प्रयोग प्रायः आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज की का आधुनिकीकरण जैसे संकीर्ण अर्थों में भी होता रहता है। दुर्भाग्य से विकास को आमतौर पर पहले से निर्धारित लक्ष्यों या उद्योग, अस्पताल जैसी परियोजनाओं को पूरा करने से जोड़कर देखा जाता है। विकास का काम समाज के व्यापक नजरिए के अनुसार नहीं होता। इस प्रक्रिया में समाज के कुछ हिस्से लाभान्वित होते हैं जबकि बाकी लोगों को अपने घर, जमीन, जीवन शैली को बिना किसी भरपाई के खोना पड़ सकता है। क्या विकास के क्रम में लोगों के अधिकारों का सम्मान किया गया है? क्या विकास के लाभों और बोझ का उचित वितरण हुआ, या विकास की प्राथमिकताओं के बारे में फैसले लोकतांत्रिक तरीके से लिए गए? ऐसे मुद्दे अनेक देशों में उठाए जा रहे हैं। इसीलिए विकास अच्छा खासा विवाद का विषय बन गया है। विभिन्न देशों द्वारा अपनाए गए विकास के मॉडल बहस और आलोचना के विषय बन गए हैं और
वैकल्पिक मॉडल पेश किए जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में विकास की व्यापक समझ एक ऐसे मानक की भूमिका निभा सकती है जिससे किसी देश में विकास के अनुभव को जांचा जा सकता है। विकास की चुनौतियां। विकास की अवधारणा ने 20वीं सदी के उत्तरार्ध में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। उस समय एशिया और अफ्रीका के बहुत से देशों ने राजनीतिक आज़ादी हासिल की थी। अधिकतर देश कंगाल बना दिए गए थे और उनके निवासियों का जीवन स्तर निम्न था। शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं कम थी। इन्हें अक्सर अविकसित या विकासशील कहा जाता था। उनका मुकाबला पश्चिमी यूरोप के अमीर देशों और अमेरिका से था। 1950 और 1960 के दशक में जब अधिकतर एशियाई व अफ्रीकी देशों ने औपनिवेशिक शासन से आज़ादी हासिल की, तब उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण काम गरीबी, कुपोषण, बेरोजगारी, निरक्षरता और बुनियादी सुविधाओं के अभाव की निहायत जरूरी समस्याओं का समाधान करना था, जिसे उनकी बहुसंख्यक आबादी भुगत रही थी। उनका तर्क था कि वे पिछड़े इसलिए हैं कि औपनिवेशिक शासन में उनके संसाधनों का उपयोग उनके फायदे के लिए नहीं, औपनिवेशवादियों के फायदे के लिए होता था। स्वतंत्रता के द्वारा वे अपने संसाधनों का उपयोग अपने राष्ट्रीय हित में सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार अब उनके लिए वैसी नीतियां बनाना संभव था जिनसे वे अपने पिछड़ेपन से उबर सके और पूर्ववर्ती औपनिवेशिक महिलाओं के स्तर को हासिल करने की ओर बढ़ सके। इस बोध ने इस देशों की को विकास परियोजनाएं शुरू करने की प्रेरणा दी। विकास की अवधारणा विगत वर्षों में काफी बदली है। आरंभिक वर्ष में जोर आर्थिक उन्नति और समाज के आधुनिकीकरण के रूप में पश्चिमी देशों के स्तर तक पहुंचने पर था। विकासशील देशों के औद्योगिकरण, कृषि और शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं विस्तार के जरिए तेज आर्थिक उन्नति का लक्ष्य निर्धारित किया था। उस समय यह माना जाता था कि इस तरह के सामाजिक और आर्थिक बदलाव में शुरू करने में केवल राज्य सत्ता का ही सक्षम माध्यम है। उनके देशों ने विकास की महत्वाकांक्षी योजनाओं का सूत्रपात किया। ऐसे प्रायः विकास देशों की मदद और कर्ज के जरिए किया गया। 50 के दशक से आरंभ करते हुए भारत में विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं की एक श्रृंखला बनी और इनमें भाखड़ा नांगल बांध, देश के विभिन्न हिस्सों से में इस्पात संयंत्रों की स्थापना, खनन, उर्वरक उत्पादन और कृषि तकनीकों में सुधार जैसी अनेक कुछ बेहद परियोजनाएं शामिल थी। उम्मीद की गई कि यह बहुआयामी रणनीति आर्थिक रूप से प्रभावकारी होगी और देश की संपदा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। यह उम्मीद भी की गई कि इस बढ़ोतरी से आने वाली संपन्नता धीरे धीरे समाज के सबसे गरीब तबके तक रिस कर पहुंचेगी और असमानता को कम करने में सहायक होगी। विज्ञान की ताजा तरीनी खोजों को अपनाने और नवीनतम तकनीकों पर काफी विश्वास किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे नए शिक्षण संस्थान स्थापित किए गए और उन्नत देशों के ज्ञान तक पहुंचने के लिए जैसे उनके साथ सहयोग करने को उच्च प्राथमिकता मिली। यह विश्वास किया गया कि विकास की प्रक्रिया समाज को अधिक आधुनिक और प्रगतिशील बनाएगी और उसे उन्नति के पथ पर ले जाएगी। विकास का जो मॉडल भारत और अन्य देशों द्वारा अपनाया गया, उसकी विगत वर्षों में बहुत अधिक आलोचना हुई और इसने विकास के लक्ष्यों और प्रक्रियाओं के बारे में कुछ पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। ये चित्र में देख सकते हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आर के लक्ष्मण द्वारा बनाया गया ये चित्र में अगर वह परियोजना शुरू हो गई तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे दिखाया गया है। सोचते हुए भाई साहब को विकास के मॉडल की आलोचनाएं। विकास के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि बहुत से देशों में जिस तरीके से विकास मॉडल को अपनाया गया है वह विकासशील देशों के लिए काफी महंगा साबित हुआ है। इसमें वित्तीय लागत बहुत अधिक रही है और अनेक देश दीर्घकालीन कर्जे से दब गए। अफ्रीका अभी तक एक अमीर देशों से लिए गए भारी कर्ज तले करा रहा है। विकास के रूप में उपलब्धि लिए गए कर्ज के अनुरूप नहीं रही और दरिद्रता एवं रोग ने अभी भी महाद्वीप को अपनी चपेट में ले रखा है। विकास की वह
कीमत जो समाज को चुकानी पड़ती है। आओ कुछ करके सीख लेते हैं। पहले किसी ऐसे इलाके के बारे में जानकारी एकत्र करो जहां विकास का कोई बड़ी परियोजना, बांध, सड़क, रेलवे लाइन या किसी उद्योग का निर्माण चल रही हो। वहां उस परियोजना के खिलाफ कोई विरोध या शिकायत रही है? विरोधियों द्वारा क्या मुद्दे उठाए गए हैं? इन मुद्दों के प्रति सरकार का जवाब क्या रहा? क्या कुछ विरोधियों और कुछ सरकारी अधिकारियों से मिलकर दोनों पक्षों की जानकारी एकत्र करें। विकास के इस मॉडल के कारण बहुत बड़ी सामाजिक कीमत भी चुकानी पड़ी। अन्य चीजों के अलावा बड़े बांधों के निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्यों की वजह से बड़ी संख्या में लोगों का उनके घरों और क्षेत्रों में विस्थापन हुआ। विस्थापन का परिणाम आजीविका खोने और दरिद्रता में वृद्धि के रूप में सामने आया। अगर ग्रामीण खेतिहर समुदाय अपने परंपरागत पेशे और क्षेत्रों से विस्थापित होते हैं तो वे समाज के हाशिए पर चले जाते हैं। बाद में वे शहरी और ग्रामीण गरीबों की विशाल आबादी में शामिल हो जाते हैं। लंबी अवधि में अर्जित परंपरागत कौशल नष्ट हो जाते हैं। संस्कृति का भी विनाश होता है क्योंकि जब लोग नई जगह पर जाते हैं तो वे अपनी पूरी समुदाय जीवन पद्धति खो बैठते हैं। ऐसे विस्थापनों ने अनेक देशों में संघर्ष को जन्म दिया है। विस्थापित लोगों ने अपनी इस नियति को हमेशा निष्क्रियता से स्वीकार नहीं किया। आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में सुना होगा। यह नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजनाओं के तहत बनने वाले बांधों के निर्माण के खिलाफ आंदोलन चला रहा है। बड़े बांधों के इन समर्थकों का दावा है कि इससे बिजली पैदा होगी, काफी बड़े इलाके में जमीन की सिंचाई में मदद मिलेगी और सौराष्ट्र व कच्छ के रेगिस्तानी इलाकों को पेयजल भी उपलब्ध होगा। बड़े बांधों के विरोधी इन दावों का खंडन करते हैं। इसके अलावा अपनी जमीन के डूबने और उसके कारण अपनी आजीविका के छीनने से 10 लाख से अधिक लोगों के विस्थापन की समस्या पैदा हो गई। इनमें से अधिकांश लोग जनजाति या दलित समुदाय के हैं और देश के अति वंचित समूहों में आते हैं। इसके अतिरिक्त यह तर्क भी दिया जाता है कि विशाल जंगली भूभाग भी बांध में डूब जाएगी, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ेगा। विकास की वह कीमत जो पर्यावरण को चुकानी पड़ी, वास्तव में विकास की वजह से अनेक देशों में पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इसके परिणामों को विस्थापित लोग ही नहीं, पूरी आबादी महसूस करने लगी है। जबकि दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर सुनामी ने कहर ढाया तो यह देखा गया कि तटीय वनों के नष्ट होने और समुद्र तट के निकट वाणिज्यिक उद्यमों के विकास स्थापित होने के कारण ही नुकसान इतना अधिक हुआ। आपने भूमंडल के ताप बढ़ने के बारे में जरूर पढ़ा होगा। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की वजह से आर्कटिक और अंटार्कटिक ध्रुवों पर बर्फ पिघल रही है। यह बाढ़ लाने और बांग्लादेश एवं मालदीव जैसे निम्न भूमि वाले इलाकों को भी डुबो देने में सक्षम है। आने वाले दौर में पारिस्थितिकी संकट से हम बुरी तरह प्रभावित होंगे। वायु प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करता, लेकिन संसाधनों के अविवेकशील उपयोग का वंचितों पर तात्कालिक और अधिक तीखा प्रभाव पड़ेगा। जलावन, जड़ी बूटी और आहार आदि के रूप में जंगल के संसाधनों का अपने गुजारा के लिए विविध प्रकार से उपयोग करने वाले गरीबों पर जंगलों के नष्ट होने से बहुत बुरा असर पड़ता है। नदियों, तालाबों के सूखने और भूमिगत जलस्तर के गिरने का अर्थ है कि औरतों को पानी लाने के लिए अधिक दूर चलना पड़ेगा। हम विकास के जिस मॉडल का अनुकरण कर रहे हैं वह ऊर्जा के उत्तरोत्तर बढ़ते उपयोग पर बुरी तरह निर्भर है। विश्व में प्रयुक्त जल का अधिकांश भाग कोयला या पेट्रोलियम जैसे स्रोतों से आता है, जिनको पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है। उपभोक्ताओं की बढ़ी जरूरतों को पूरा करने में अमेजन की बरसाती जंगलों का विशाल भूभाग उजड़ता जा रहा है, क्योंकि ये अनावृत संसाधन
इतनी मात्रा में है कि विकसित देशों के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग समृद्ध जीवन पद्धति अपना सके। इन संसाधनों की परिमिति प्राकृतिक को देखते हुए उत्तर नकारात्मक ही होगा। तब आगामी पीढ़ियों का क्या होगा? क्या उन्हें हम एक संसाधन रहित पृथ्वी और ढेर सारी समस्या सौंपने जा रहे हैं? विकास का मूल्यांकन। यह नहीं कहा जा सकता कि दुनिया पर विकास का नकारात्मक प्रभाव ही पड़ है। कुछ देशों ने अपनी आर्थिक उन्नति की दर बढ़ाने, यहाँ तक कि गरीबी घटाने में भी कुछ सफलता हासिल की है, लेकिन कुल मिलाकर असमानताओं में गंभीर कमी नहीं आई है और विवेकशील जगत में गरीबी लगातार एक समस्या बनी हुई है। हमने पहले ही देखा कि यह मान लिया गया था कि उन्नति के फायदे नीचे की ओर रिस रिस कर समाज के सर्वाधिक निर्धन और वंचित तबकों तक पहुंचेगा और फलस्वरूप सभी के जीवन स्तर में सुधार आएगा। हालांकि विगत वर्षों में दुनिया में अमीर और गरीब के बीच की दूरी बढ़ती बढ़ती केन सारों विवा। जरा कल्पना कीजिए कि आपके घर के पिछवाड़े में एक छुपा हुआ खजाना मिला है। आपको कैसा लगेगा अगर उस सारे खजाने को सत्ताधारी लोग विकास के नाम पर थोड़ा थोड़ा करके ले जाते हैं? इस विकास का आपके जीवन स्तर या आवास स्थल की उसकी सुविधाओं पर फायदेमंद असर बिल्कुल नहीं पड़ता। और जो लोग विकास के नाम पर उस खजाने पर दावा करते हैं, खजाने की जगह होने के नाते आपके घर पर लगातार उखाड़ फछाड़ करते रहते हैं। यहाँ क्या यह उन लोगों के प्रति घोर अन्याय नहीं है जिनके घर में खजाना पाया गया? 1950 में नाइजीरिया में ओंगोनी प्रांत में तेल पाया गया, जिसका परिणाम कच्चे तेल की खोज में हुआ। जल्द ही आर्थिक वृद्धि और बड़े व्यापार के दावेदारों ने ओंगोनी के चारों ओर राजनीतिक षड्यंत्र, पर्यावरणीय समस्याओं और भ्रष्टाचार का घना जाला बुन दिया। इसने उसी क्षेत्र के विकास को रोक दिया जहां तेल मिलता था। केन सारो विवा जन्म से एक ओंगोनी वासी थे और 1980 के दशक में एक लेखक, पत्रकार एवं टेलीविजन निर्माता के रूप में जाने जाते थे। अपने काम के दौरान उन्होंने देखा कि तेल और गैस उद्योगों ने गरीब ओंगोनी किसानों के पैरों के नीचे दबे खजानों को लूट लिया और बदले में उनकी जमीन को प्रदूषित तथा स्वयं किसानों को बेघर कर दिया। सारो विवा ने अपने चारों ओर होने वाले इस शोषण पर प्रतिक्रिया दर्ज की। सारो विवा ने 1990 में एक खुले जमीनी और समुदाय पर टिके हुए राजनीतिक आंदोलन द्वारा अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया। आंदोलन का नाम मूवमेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ओंगोनी पीपल्स, ओंगोनी लोगों के अस्तित्व के लिए आंदोलन था। आंदोलन इतना असरदार हुआ कि तेल कंपनियों को 1993 तक ओंगोनी से वापिस भागना पड़ा, लेकिन सारो विवो को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। नाइजीरिया के सैनिक शासकों ने उसे एक हत्या के मामले में फंसा दिया और सैनिक न्यायाधिकरण ने उसे फांसी की सजा सुना दी। सारो विवो का कहना था कि सैनिक ऐसे सेल नामक उस बहुराष्ट्रीय तेल कंपनी के दबाव में कर रहे हैं जिसे ओंगोनियों से भागना पड़ा था। दुनिया भर के मानव अधिकार संगठनों ने इस मुकदमे का विरोध किया और सारो विवो को छोड़ जाने का आह्वान किया। विश्वव्यापी विरोधी की अवहेलना करते हुए नाइजीरिया के शासकों ने 1995 में सारो विवो को फांसी पर चढ़ा दिया। पर्यावरणवाद आपने अक्सर प्रदूषण, विशिष्ट प्रबंधन, टिकाऊ विकास, दुर्बल प्राणियों का संरक्षण और भूमंडलीय तापन जैसे शब्द सुने होंगे। ये पर्यावरण आंदोलन के पसंदीदा शब्द हैं जो प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने में कारगर होते हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि मानव की पारिस्थितिकी के सर से सुर मिलाते हुए जीना सीखना चाहिए और पर्यावरण में अपने तत्काल हितों के लिए छेड़छाड़ करना बंद करना चाहिए। उनका मानना है कि पृथ्वी का इस सीमा तक उपभोग रहा है और प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह नष्ट किया जा रहा है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए केवल उजाड़ धरती, जहरीली नदियां और प्रदूषित हवा को छोड़कर जाएंगे। पर्यावरणवाद की जड़ें
औद्योगिकरण के खिलाफ 19वीं सदी में विकसित हुई। विद्रोह में देखी जा सकती हैं। आज का पर्यावरण आंदोलन एक विश्वव्यापी मामला बन गया है और इसके गवाह हैं दुनिया भर में फैले हजारों गैर सरकारी संगठन और बहुत सी ग्रीन पार्टियां। कुछ जाने माने पर्यावरण संगठन में ग्रीन पीस और वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड शामिल हैं। भारत में भी हिमालय के वन क्षेत्रों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का जन्म हुआ। ऐसे समूह पर्यावरण उद्देश्यों की रोशनी में सरकार की औद्योगिकी एवं विकास नीतियों को बदलने के लिए दबाव डालने का प्रयास करते हैं ही गई। किसी देश में उन्नति की दरें ऊंची हो सकती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसका लाभ सबको समान रूप से मिल ही जाए। जब तक आर्थिक उन्नति और पुनः वितरण साथ साथ नहीं चलते, तब तक पहले से ही समृद्ध लोग द्वारा लाभ पर कब्जा जमाने की गुंजाइश अधिक रहेगी। इस बात को अब उत्तरोत्तर अधिक स्वीकृति मिल रही है कि विकास की व्यापक अवधारणा को अपनाने की जरूरत है। आर्थिक उन्नति पर अत्यधिक ध्यान होने से अनेक प्रकार की समस्याएं ही नहीं बढ़ी। आर्थिक उन्नति भी हमेशा संतोषजनक नहीं रही। इसीलिए विकास को अब व्यापक अर्थ में ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जा रहा है जो सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करे। यदि विकास की ऐसी प्रक्रिया को समझा जाए जिसका लक्ष्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो, तो यह तर्क दिया जा सकेगा कि विकास को केवल आर्थिक उन्नति के सूचकांक की दर के जरिए मापना अपर्याप्त और कई बार भ्रामक भी हो सकता है। अब विकास को मापने के वैकल्पिक तरीके खोजे जा रहे हैं। इसी तरह का एक प्रयास मानव विकास प्रतिवेदन है, जिसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी वार्षिक तौर पर प्रकाशित करता है। इस प्रतिवेदन में साक्षरता और शैक्षिक स्तर, आयु संबंधी और मातृ मृत्यु दरें जैसे विभिन्न सामाजिक संकेतों के आधार पर देशों का दर्जा निर्धारित किया जाता है। इस उपाय को मानव विकास सूचकांक कहा जाता है। इस अवधारणा के अनुसार विकास को ऐसी प्रक्रिया होना चाहिए जो अधिकाधिक लोगों को उनके जीवन में अर्थपूर्ण तरीके से विकल्पों को चुनने की अनुमति दे। इसकी पूर्व शर्त है कि आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो। इसे बुनियादी आवश्यकता पर आधारित दृष्टिकोण कहा जाता है। रोटी, कपड़ा और मकान, गरीबी हटाओ या बिजली, सड़क, पानी जैसे लोकप्रिय नारे इस भावना का संप्रेषण करते हैं कि बुनियादी जरूरतों की पूर्ति के बगैर किसी व्यक्ति के लिए गरिमामय जीवन गुजारना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना असंभव है। अभाव अथवा वंचनाओं से मुक्ति ही किसी व्यक्ति की पसंदीदा और इच्छाओं की पूर्ति की कुंजी है। इस विचार से यदि लोग भोजन या आश्रय के अभाव में भूख या ठंड से मरते हैं अथवा बच्चे विद्यालय जाने के बजाय काम कर रहे हैं, तो यह देश के अविकसित होने का सूचक है। विकास की वैकल्पिक अवधारणा अध्याय के पहले हिस्सों में विकास के उस मॉडल की कुछ सीमाओं की चर्चा की गई जिसके अनुसरण अब तक किया गया है। इसके लिए मानव और पर्यावरण दोनों के लिहाजा से भारी कीमत चुकानी पड़ी है। विकास नीतियों के कारण जो कीमत चुकानी पड़ी है उसका और विकास के फायदे का वितरण भी लोगों के बीच असमान रूप से हुआ है। अधिकतर देशों में विकास की ऊपर से नीचे और रणनीतियां अपनाई गई हैं, अर्थात विकास की प्राथमिकताओं व रणनीतियों का चयन और परियोजनाओं के वास्तविक कार्यान्वयन के सभी फैसले आमतौर पर राजनीतिक नेतृत्व और नौकरशाही के उच्चतर स्तरों पर होते हैं। जिन लोगों के जीवन पर विकास योजनाओं का तत्काल असर पड़ता है, आमतौर पर उसने तनिक भी सलाह नहीं ली जाती है। न तो सदियों से हासिल उनके अनुभव और ज्ञान का उपयोग किया जाता है, न ही उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। यह लोकतांत्रिक देशों के लिए भी उतना ही सच है जितना तानाशाही के अधीन देशों के लिए। इस तरह विकास परियोजनाओं से फायदा उठाने वाले सत्ताधारी तबकों द्वारा तैयार और लागू प्रक्रिया चिंतन मंथन
नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट से मानव विकास सूचकांक के बारे में सूचनाएं, चार्ट और तालिका एकत्र करें। कक्षा में विभिन्न समूह बनाकर नीचे दी गई विषयों पर एक प्रस्तुति करें। मानव विकास सूचकांक में भारत का बदलता हुआ स्थान, अपने पड़ोसी देशों की तुलना में भारत का स्थान, मानव विकास सूचकांक के विभिन्न पहलुओं और हर एक में भारत का स्कोर, भारत के मानव विकास सूचकांक के आंकड़े की आर्थिक वृद्धि के आंकड़ों से तुलना करें बन जाता है। इसने न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास के बारे में वैकल्पिक तरीके से सोचने और आगे बढ़ने की जरूरत को रेखांकित किया है। इस प्रक्रिया में अधिकार, समानता, आजादी, न्याय और लोकतंत्र जैसे सभी मुद्दे उठाए गए हैं। इस भाग में हम तहकीकात करेंगे कि इन धारणाओं ने विकास विमर्श के संदर्भ में कैसे नए अर्थ हासिल कर लिए हैं। अधिकारों के दावे। हमने गौर किया है कि विकास के अधिकांश फायदों को ताकतवर लोगों ने कैसे हथिया लिया और विकास की कीमत अति दरिद्र और आबादी के असुरक्षित हिस्सों को चुकानी पड़ती है, चाहे यह कीमत पारिस्थितिकी तंत्र में नुकसान की वजह से हो या विस्थापन और आजीविका खोने की वजह से। एक मुद्दा यह उठाया गया कि प्रभावित आबादी कुल मिलाकर किन संरक्षणों का दावा राज्य और समाज से कर सकती है। क्या लोकतंत्र में लोगों को यह अधिकार है कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनसे सलाह ली जाए? क्या लोगों को आजीविका का अधिकार है, जिसका दावा वे सरकार से अपनी आजीविका के स्रोत पर खतरा पैदा होने पर कर सकते हैं? एक दूसरा मामला नैसर्गिक संसाधनों पर अधिकार का है। क्या समुदाय नैसर्गिक संसाधनों के उपयोग के परंपरागत अधिकारों का दावा कर सकते हैं? यह विशेष रूप से आदिवासी और आदिमी समुदायों पर लागू होता है, जिनका समुदाय जीवन और पर्यावरण के साथ संबंध विशेष प्रकार का होता है। यहाँ नाजुक मामला यह है कि नैसर्गिक संसाधन किनके हैं? क्या ये स्थानीय समुदाय के हैं, संबंधित राज्य के हैं, या फिर पूरी मानवता के साझे संसाधन हैं? अगर हम संसाधनों को संपूर्ण मानवता का समझते हैं तो मानवता में आगामी पीढ़ियां भी तो शामिल होगी। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का काम जनसमूह के विभिन्न तबकों की प्रतिस्पर्धात्मक मांगों को पूरा करने के साथ साथ वर्तमान और भविष्य में दावेदारियों के बीच संतुलन कायम करना भी है। आओ कुछ करके सीखें। इन चीजों की सूची बनाओ जिन्हें हम कूड़ा समझकर फेंकते रहते हैं। जरा सोचिए कि हम कूड़े की बढ़ती मात्रा से होने वाली हानियों को कम करने के लिए इन फेंकी हुई चीजों का नव निर्माण या पुनर्निर्माण कर सकते हैं। लोकतांत्रिक सहभागिता। आपको कितनी बार कहा गया है कि अपनी भलाई के लिए आपको माता पिता या शिक्षक की बातें मानने जैसी कुछ चीजें करनी ही चाहिए? और क्या ऐसी बातों पर आपने खुद को यह कहता महसूस किया है कि अगर इसमें भलाई है तो इसका फैसला स्वयं मुझे करने दें? वाद विवाद संवाद। नदियां समाज की धरोहर हैं, सरकार की नहीं। इसीलिए नदी के पानी के बारे में कोई भी निर्णय लोगों की अनुमति के बिना नहीं लिया जाना चाहिए। लोकतंत्र और तानाशाही के बीच यही अंतर है कि लोकतंत्र में संसाधनों को लेकर विरोध या बेहतर जीवन के बारे में विभिन्न विचारों के द्वंद्व का हल विचार विमर्श और सभी के अधिकारों के प्रति सम्मान के जरिए होता है। इन्हें ऊपर से थोपा नहीं जा सकता। इस प्रकार अगर बेहतर जीवन हासिल करने में समाज का हर व्यक्ति साझेदारी है तो विकास की योजनाएं बनाने और उसके कार्यान्वयन के तरीके ढूंढने में भी हर एक व्यक्तियों को शामिल करने की जरूरत है। दूसरे की बनाई योजना का अनुसरण करने, योजना तैयार करने और भागीदार होने में फर्क है। पहला, अगर दूसरे आपके लिए अच्छी नीयत से भी योजनाएं बनाते हैं तब भी आपकी विशेष जरूरत
से अवगत होने की उनकी गुंजाइश कम ही है। दूसरा, निर्णय प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी अधिकार संपन्न भी बनाती है। लोकतंत्र और विकास दोनों का सरोकार आम बेहतरी हासिल करना है। सवाल यह है कि सबकी बेहतरी किस किसमें है, इसका निर्धारण कैसे हो। लोकतांत्रिक देशों में निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लोगों के अधिकार पर जोर दिया जाता है। भागीदारी सुनिश्चित करने का एक प्रस्तावित रास्ता स्थानीय विकास योजनाओं के बारे में निर्णय स्थानीय निर्णयकारी संस्थाओं को लेने देना है। स्थानीय निकायों के अधिकार और संसाधन बढ़ाने की वकालत इसलिए की जाती है, इससे दो चीजें सुनिश्चित होती हैं। एक तो उसका अर्थ यह हुआ कि लोगों को अत्यधिक प्रभावित करने वाले मामलों पर लोगों से परामर्श किया जाना चाहिए और समुदाय को नुकसान पहुंचा सकने वाली परियोजनाओं को रद्द करना संभव होना चाहिए। दूसरा, योजना बनाने और नीतियों के निर्धारण में संलग्नता से लोगों के लिए अपनी जरूरतों के मुताबिक संसाधनों के उपयोग की भी गुंजाइश बनती है। सड़क कहाँ बने, स्थानीय बसें या मेट्रो का मार्ग कौन सा हो, मैदान या विद्यालय कहाँ पर हो, किसी गांव के चेक डैम की जरूरत है या इंटरनेट कैफे की, इस तरह के फैसले उन्हीं लोगों द्वारा किए जाने चाहिए। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि विकास का वर्तमान मॉडल ऊपर से नीचे का है और लोगों को विकास का पात्र मानने की ओर लक्षित है। यह मान लेता है कि हमारी समस्याओं का समाधान एक सर्वोत्तम तरीका एक और केवल एक ही है। इस प्रक्रिया में लोगों के पीढ़ियों से संग्रहित ज्ञान और अनुभवों को अनदेखी ही हो सकती है। विकास की विकेंद्रित पद्धति परंपरागत और आधुनिक स्रोतों से मिलने वाली तमाम तरह की तकनीकों के रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल को संभव बनाती है। विकास और जीवन शैली विकास का वैकल्पिक मॉडल विकास की महंगी, पर्यावरण की नुकसान पहुंचाने वाली और प्रौद्योगिकी से संचालित सोच से दूर होने की कोशिश करता है। विकास को देश में मोबाइल चिंतन मंथन। यह चित्र नर्मदा घाटी के डोमखेड़ी गांव के सत्याग्रह का है। सरोदार सरोवर बांध का निर्माण के कारण नर्मदा के पानी ने घाटी में बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी। नर्मदा बचाओ आंदोलन के सत्याग्रहियों ने बढ़ते हुए पानी का सामना करने का निश्चय किया। जब पानी खतरनाक तरीके से बढ़ा और कार्यकर्ताओं के कंधे तक पहुंच गया, तब सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस विवाद के बारे में और अधिक जानकारी एकत्र करो और बड़े बांधों के गुण दोष पर चर्चा कीजिए। क्या सरदार सरोवर बांध पानी की कमी की समस्या को हल करने का सही तरीका है? यह कार्यकर्ता द्वारा इस सरकारी योजनाओं का विरोध करना न्यायोचित था। चित्रदीप जानी एवं हरिकृष्ण से सभार है। फोन की संख्या अत्याधुनिक हथियारों या कारों के बढ़ते आकार से नहीं, बल्कि लोगों के जीवन की उस गुणवत्ता से नापा जाना चाहिए जो उनकी प्रसन्नता, सुख, शांति और बुनियादी जरूरतों के पूरा होने से झलकती है। एक स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने और ऊर्जा के फिर से प्राप्त हो सकने वाले स्रोतों का संभव प्रयोग करने के प्रयास किए जाने चाहिए। वर्षा जल संचयन, सौर एवं जैव गैस संयंत्र, लघु पनबिजली घर परियोजनाएं, जैव कचरे से खाद बनाने हेतु कंपोस्ट गड्ढे बनाने आदि इस दिशा में संभव प्रयासों के कुछ उदाहरण हैं। वैसी गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर लागू करना और इसीलिए लोगों को अधिक संलग्नता आवश्यक होगी। बड़े सुधार को प्रभावित बनाने के लिए बड़ी परियोजनाएं ही एकमात्र तरीका नहीं है। बड़े बांधों के विरोधियों के छोटे बांधों की वकालत की है। इनमें बहुत कम निवेश की जरूरत होती है और विस्थापन मामूली होती है। ऐसे छोटे बांध स्थानीय आबादी के लिए अधिक फायदेमंद हो सकते हैं। इसी के साथ साथ हम अपने जीवन स्तर को बदलाव कर उन साधनों की आवश्यकताओं को भी कम करने की जरूरत है जिनका नवीनीकरण नहीं हो सकता। यह एक पेचीदा मसला
है, क्योंकि ऐसा लग सकता है कि लोग उससे निम्नतम स्तर का जीवन जीने के लिए कहा जा रहा है। इसे चैन की उनकी आज़ादी में कटौती भी माना जा सकता है, लेकिन जीवन जीने के वैकल्पिक तरीकों की संभावना पर बहस करने का मतलब अच्छे जीवन की उन्नीस देख मैं एक नया मोबाइल फोन लाई हूँ, ये रंगीन स्क्रीन, नए गेम्स वाला जबरदस्त मॉडल है, ये तो बढ़िया है, लेकिन तुमने कुछ महीनों पहले तो एक नया फोन लिया था, उसे क्या हुआ? अरे वह तो पुराना मॉडल था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। वो लेकिन क्या तुम जानती हो कि इससे से कितना क्षण योग्य इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा होता है? हमारे पर्यावरण आज भी समस्या झेल रहा है। यह वह बद में बदतर होती है। वैकल्पिक दृष्टि को खोलकर लोग स्वतंत्रता और सृजनशीलता की संभावना बढ़ना भी है। ऐसी किसी नीति के लिए देश भर के लोगों और सरकारों के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग की जरूरत होगी। इसका अर्थ होगा कि ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक तरीका अपनाए जाए। अगर हम विकास को किसी की आज़ादी में बढ़ोतरी की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और लोगों को निष्क्रिय उपभोक्ता भर नहीं मानकर विकास लक्ष्य को तय करने में सक्रिय भागीदार मानते हैं, तो वैसे मसले पर सहमति तक पहुंचाना संभव है। इस प्रक्रिया में अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की हमारी अवधारणाओं का भी विस्तार होगा। निष्कर्ष, विकास का विचार बेहतर जीवन की कामना से जुड़ा है। यह बहुत ही सशक्त कामना है और बेहतरी की उम्मीद मानवीय कार्यों की संचालन शक्ति है। इस अध्याय में हमने देखा कि समृद्ध पाने के व्यापक रूप से स्वीकृत विचारों की कैसी आलोचनात्मक छानबीन हुई है। विकास के अधिक न्यायपूर्ण, टिकाऊ और लोकतांत्रिक मॉडल के लिए बहुस्तरीय खोज जारी है। इस प्रक्रिया में राजनीतिक सिद्धांतों की समानता, लोकतंत्र और अधिकार जैसी संकल्पनाओं की पुनर्व्याख्या हुई है। विकास के लक्ष्यों का अनुसरण करने के दौरान उठे मामले बताते हैं कि हमारे चयन का बाकी मनुष्यों और दुनिया के अन्य जीवों पर भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमें अपने को व्यापक ब्रह्मांड का अंग ही समझना चाहिए, क्योंकि हमारी नीयत आपस में जुड़ी हुई है। साथ ही मेरा कार्य दूसरों पर नहीं, भविष्य की मेरी संभावनाओं पर भी असर डालता है। इसीलिए हमें सतर्कता से चुनाव करना चाहिए, अपनी वर्तमान जरूरतों का ही नहीं, दीर्घकालीन हितों का ध्यान भी रखना चाहिए।